नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा लास्ट सब चैप्टर ऑफ चैप्टर 2 करेक्टर व्हेन रेलेवेंट, शील कब सुसंगत होगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जर्नल रूल तो ये है कि करेक्टर के बारे में एविडेंस नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात जब जब एविडेंस देने की बात आती है तो इट मींस वो रिलेवेंट होना चाहिए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि करेक्टर को रिलेवेंट नहीं बनाया जाना चाहिए, जनरल रूल यही है। लेकिन लॉ में हमेशा एक्सेप्शंस चलते हैं, तो दोनों बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जनरल रूल क्या है और उसके एक्सेप्शंस क्या है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दोस्तों कि इस चैनल पर जब वीडियो पब्लिश होती है तो उसको 24 घंटे के अंदर आप सब लोग देख सकते हैं, बट 24 घंटे के बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहले आपको छोटा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो हमारे पास सेक्शंस मिलेंगी आपको करेक्टर से रिलेटेड, नए लॉ में मिलेंगी सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। टोटल मिलाकर 5 सेक्शंस हैं। पहले भी 5 सेक्शंस थी, अभी भी 5 है। 3 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे करेक्टर से रिलेटेड। एक आपको कभी अकेला करेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, एक आपको गुड करेक्टर लिखा हुआ मिलेगा और एक आपको बैड करेक्टर लिखा हुआ मिलेगा। केवल और केवल करेक्टर की बात जब आएगी, ध्यान देना, केवल और केवल करेक्टर की बात जब आएगी तो आप जनरली मोटा मोटा 2 सेक्शंस आप याद रखेंगे। हालांकि 3 सेक्शंस हैं, बट जनरली मैं कह रहा हूं मोटा मोटा आप 2 सेक्शंस याद रखिए। सेक्शन 46 जो सबसे पहली सेक्शन है इस सब चैप्टर की, और एक सबसे लास्ट सेक्शन सेक्शन 50 जो इस सब चैप्टर की लास्ट सेक्शन है। इन दोनों सेक्शंस में आपको केवल और केवल करेक्टर वर्ड देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये करेक्टर किसका? तो पहली सेक्शन कहती है सेक्शन 46, यहां पर करेक्टर बात करता है पर्सन कंसर्न्ड का। अब इस कंसर्न को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं संप्रक्त। देखना यही है, मुझे लगता है संप्रक्त ऐसे ही लिखा जाएगा। कंसर्न को बोला जाता है संप्रक्त व्यक्ति। इस क्वेश्चन ये उठेगा अब आप लोगों के माइंड में कि इस पर्सन कंसर्न में कौन कौन हो सकता है। दूसरी बात, दोनों ही सेक्शंस केवल और केवल सिविल मैटर्स से रिलेटेड है। तो सिविल मैटर्स में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? 2 तो पार्टी होती है, 2 से अधिक भी हो सकती है, बट पार्टीज होती है और विटनेसेस होते हैं, यही लोग होते हैं। तो इस कंसर्न पर्सन में कौन व्यक्ति आ सकता है? संप्रक्त व्यक्ति में क्या केवल और केवल पार्टीज होंगी या गवाह भी हो सकता है, साक्षी भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है? डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं जिससे कि आपको पांचों की पांचों सेक्शंस का खाका आपके माइंड में बैठ जाए, जिससे कि इस खाके मात्र से आपके 60% क्वेश्चन खाके मात्र से ठीक हो जाएंगे। पहली सेक्शन में करेक्टर जो है पर्सन कंसर्न का है, संप्रक्त व्यक्ति का है, लेकिन लास्ट सेक्शन में जो करेक्टर है वहां पर एनी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहां पर जब करेक्टर की बात होती है लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 50 में, जो पहले सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस हुआ करती थी, वो कहती है कोर्ट को कंपनसेशन का सूट है कोर्ट के सामने, कोर्ट को डिसाइड करना है कि इस व्यक्ति को कितने डैमेजेस दिए जाएं, नुकसानी की भरपाई, नुकसानी का पैसा कितना होना चाहिए, इसका अनुमान लगाना है कोर्ट को। तो वहां कहा गया कि ऐसे पर्सन, ऐसे मामलों में करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर करेक्टर को रिलेवेंट बना दिया गया। अगेन क्वेश्चन उठता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल एक बात के लिए रिलेवेंट बनाया जा रहा है कि जब कोर्ट को डैमेजेस की राशि डिसाइड करनी हो, अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर टू बी डिसाइडेड। तो क्वेश्चन ये, आप एनी पर्सन में कौन हो सकता है, इसको आप डैमेजेस से डिसाइड करिए कि डैमेजेस कौन मांग सकता है। डैमेजेस
प्लेंटिफ मांगेगा। डैमेजेस किसको देने हो सकते हैं? डिफेंडेंट को देने होंगे। क्या विटनेस को डैमेजेस लेने हैं? क्या विटनेस को डैमेजेस देने हैं? तो क्या यहां पर विटनेस का जो करेक्टर है वो रेलेवेंट होगा? एनी पर्सन वाले मैटर में बात कर रहा हूं सेक्शन 50 में। तो आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करके मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सेक्शन 50 में केवल पार्टीज हैं या फिर विटनेस भी है? कंसर्न पर्सन में केवल पर्सन है, केवल पार्टीज हैं या विटनेस भी है? सेक्शन 46 कहती है करेक्टर, अब ये सिविल मैटर से है, तो इन सिविल प्रोसीडिंग्स करेक्टर ऑफ पर्सन कंसर्न इज इररिलेवेंट। दो पार्ट हैं सेक्शन 46 में, एक जनरल रूल और एक उसका एक्सेप्शन। तो जनरल रूल इज कंसर्न पर्सन का करेक्टर इन सिविल प्रोसीडिंग इज इररिलेवेंट, असंगत होगा, सुसंगत नहीं होगा। एक्सेप्ट अगर अदरवाइज रेलेवेंट फैक्ट से ऐसे व्यक्ति का करेक्टर रिफ्लेक्ट होता हो, अपीयर होता हो, देन फिर सुसंगत होगा। क्यों हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि अदरवाइज तो वो दूसरी जगह पर किसी फैक्ट को जब सुसंगत बताया गया है तो वो भी इररिलेवेंट करना पड़ेगा, फिर तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा दोनों सेक्शंस में। तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अपनी छोटी छोटी सी बातों से मुझे लगता है कि सेक्शन पूरी हो जाएंगी। अब तीन बातें मैंने बताया, करेक्टर के साथ बैड भी मिल सकता है, गुड भी मिल सकता है, और खाली करेक्टर भी मिल सकता है। देखिए, गुड करेक्टर की बात हो रही है तो रेलेवेंट की बात हो रही है, बैड करेक्टर की बात हो रही है सेक्शन 49 में तो इररिलेवेंट की बात हो रही है। थोड़ा सा आपको अटेंशन की आवश्यकता है, आप कहीं नोट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो पहली बात, सेक्शन 47 में गुड करेक्टर है और रेलेवेंट है, सेक्शन 49 में बैड करेक्टर है और इररिलेवेंट है, बट किसका? दोनों सेक्शंस में एक्यूज पर्सन का। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट केस चल रहा है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर, उस व्यक्ति का शील कैसा हो सकता है? अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है। गुड करेक्टर हो सकता है, बैड करेक्टर हो सकता है। गुड करेक्टर होगा तो रेलेवेंट इन सेक्शन 47, बैड करेक्टर होगा तो इररिलेवेंट इन 49, इररिलेवेंट। बट सेक्शन 49 में एक विंडो रखी गई है। सपोज कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, मैं थोड़ी सी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके माइंड में, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट याद रह जाए। तो थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, ऐसे ही पढ़ना चाहिए लॉ को, केवल रटो मत लॉ को, क्योंकि रट लिया आपने तो कभी भी भूल जाओगे और दुनिया रटाने में लगी हुई है। पर मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं कि आप पिक्चराइजेशन करिए, क्योंकि हमारे माइंड की आदत होती है कि वो पिक्चर को याद रखता है, वर्ड्स को याद नहीं रखता, नंबर्स को याद नहीं रखता, पिक्चर को बहुत आसानी से याद रख लेता है। तो आप जो भी पढ़ें, जो सीखें, उसको पिक्चराइज करिए, आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो मैं लौट कर आता हूं, फिर से मैं पिक्चराइजेशन करता हूं कि कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के दरवाजे से एक्यूज अंदर आ गया, प्रोसिक्यूशन अंदर आ गया, कोर्ट रूम का दरवाजा बंद हो गया। अब कार्रवाई शुरू हो गई। तो प्रोसिक्यूशन चाहता है कि मैं इस एक्यूज के बुरे करेक्टर को, जो कोर्ट के बाहर खड़ा है, अभी बुरा करेक्टर कहां खड़ा है? कोर्ट के बाहर खड़ा है। प्रोसिक्यूशन कहता है कि इस एक्यूज के बुरे करेक्टर को लाकर कोर्ट को दिखा देता हूं, बुरा शील। जब कोर्ट बुरा शील देखेगा इसका, तो कोर्ट प्री मेडिटेटेड हो जाएगी कहीं ना कहीं। जब आप किसी के बारे में बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बुरी बात बताएंगे तो आपके माइंड चेंज हो जाएगा कि हाँ, ये शायद बुरा व्यक्ति होगा। कोर्ट का माइंड एक बार प्रेजुडिश हुआ कि शायद ये बुरा व्यक्ति होगा, तो अगर किसी मैटर में किसी पॉइंट पर जाकर ये मैटर एक्यूज के फेवर में जाता भी होगा, तब भी अब एक्यूज के फेवर में नहीं जाएगा। तो लॉ चाहता है, लेजिस्लेचर चाहता है कि जज साहब का माइंड प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भैया गेट बंद है, एक्यूज का बुरा करेक्टर इस गेट के अंदर नहीं आएगा, गेट बंद है उसके लिए। लेकिन हां, ये गेट खुल सकता है। कब खुल सकता है? एक्यूज ने ये कहा कि साहब मेरा तो करेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जनरली देख लीजिए कि हम करते क्या है,
जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है, सपोज किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया चोरी का कि इसने चोरी की है, तो आप देखना सबसे पहला काम क्या होता है उस व्यक्ति का जिसके ऊपर आरोप लगाया। सबसे पहले वो मना करता है चोरी मैंने नहीं की है, और इसकी सपोर्ट कहां से देता है, क्यों नहीं की है। मान लो मेरी बात को, मैंने चोरी नहीं की है, क्यों नहीं की है, वो बताता है कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने आज तक कोई चोरी नहीं करी, और मैं तो बल्कि सपोर्ट करता हूं, लोगों को पैसे देता हूं, जो नीडी पर्सन्स हैं उनकी हेल्प करता हूं, तो मैं चोरी क्यों करूंगा। ऐसे कुछ ग्राउंड्स लेता है, हर कोई व्यक्ति लेता है। क्या कर रहा है ये व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा, ये क्या कर रहा है, अपने ऊपर लगे आरोपों के खंडन के लिए अपने गुड कैरेक्टर की एविडेंस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने गुड कैरेक्टर की, अच्छे शील की साक्ष्य लाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार इस एक्यूज ने गुड कैरेक्टर के लिए साक्ष्य दिया, तो जो बाहर बैड कैरेक्टर खड़ा गेट के बाहर वेट कर रहा है, अब गेट खुल जाएगा और वो इसी एक्यूज का बैड कैरेक्टर तुरंत अंदर आ जाएगा कोर्ट के अंदर, और प्रोसिक्यूशन कहेगा कि जी अब मैं भी बैड कैरेक्टर की एविडेंस दे सकता हूं। वो आ गई एविडेंस, लो अब लो। इट मींस ये बैड कैरेक्टर का गेट बंद था, बट खोला किसने। इस गेट को खोलने की, बंद रखने की चाबी किसके पास है, स्वयं एक्यूज के पास है। अगर एक्यूज अपने गुड कैरेक्टर को देगा, कोर्ट में एविडेंस देगा उसकी, तो गेट खुलेगा बुरे कैरेक्टर के लिए, और अगर उसने गुड कैरेक्टर की एविडेंस नहीं दी तो फिर बैड कैरेक्टर के लिए गेट हमेशा बंद है, वो कभी भी अंदर नहीं आ सकता। अर्थात बैड कैरेक्टर कब दिया जा रहा है, इन रिबटल ऑफ गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर को रिबट करने के लिए बैड कैरेक्टर दिया जा रहा है, बेसिक बातें प्रूव करने के लिए बैड कैरेक्टर नहीं दिया जा सकता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये जैसे ही एक्यूज ने गुड कैरेक्टर दिया, तो अब ओनस आ गया है इस प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि वो इस गुड कैरेक्टर को रिबट कर दे बैड कैरेक्टर से। बट ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं था, बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं था प्रोसिक्यूशन के ऊपर। मना किया है, इररिलेवेंट है बैड कैरेक्टर। हाँ, एक्सेप्शन क्या हुआ सेक्शन 49 में, वो अब आप समझ गए होंगे। तो फिर से समझ लीजिए कि क्या क्या बातें यहां पर, कौन कौन से पर्सन लिखे, किस पर्सन का कैरेक्टर है, केवल कैरेक्टर है या गुड कैरेक्टर है या बैड कैरेक्टर। इतनी सारी बातें आपको मेरे विचार से 60% क्वेश्चंस को ठीक करा सकती है। अब बचती है पांचवी सेक्शन, केवल एक सेक्शन, और वो है सेक्शन 48। ये पहले सेक्शन 53 कैपिटल ए हुआ करती थी, और आई थिंक ये 2013 में ऐड की गई थी निर्भया कांड के बाद। और सेक्शन 48 को आपको याद रखना है रेप केसेस के मामले से, रेप केसेस के मामले से। बलात्कार, बलात्कार में क्या होता है, दो वर्ड्स बलात्कार में यूज होते हैं कि एक वर्ड होता है कि उस फीमेल प्रोसिक्यूट्रिक्स की विल, इच्छा, और एक होती है उस प्रोसिक्यूट्रिक्स की कंसेंट, सहमति। दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक विल और एक कंसेंट। देखिए, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो विक्टिम है, रेप पीड़िता है, उसकी विल तो थी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, बट उसने कभी कंसेंट नहीं दी। अभी भी रेप है, विल थी बट कंसेंट नहीं दी, और फिर किसी व्यक्ति ने ऐसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया विदाउट हर कंसेंट, दिस एक्ट अमाउंट्स टू रेप। दूसरा इसका कन्वर्स देखिए, कंसेंट थी, कंसेंट दे दी, बट विल नहीं थी, इच्छा नहीं थी। इसका मतलब बिना इच्छा के ही कंसेंट दे दी उसने कि चलो आप कर लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये कंसेंट
एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब किसी व्यक्ति ने आकर उस फीमेल के सिर पर पिस्टल लगा दी और कहा कि मुझे आप कंसेंट दो कि मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करूं, तो कौन फीमेल कंसेंट नहीं देगी? कंसेंट तो दे दी, लेकिन क्या यहां पर उसकी विल थी? विल नहीं थी। और ये कंसेंट कंसेंट की कैटेगरी में भी नहीं आएगी, क्योंकि इस कंसेंट को जबरदस्ती लिया गया है, डरा कर लिया गया है, धमका कर लिया गया है। तो ऐसी कंसेंट कंसेंट की कैटेगरी में भी नहीं आती। इवन मैं कहता हूं कि किसी और तरीके से कंसेंट ले ली, बट विल नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, इवन देन भी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जब ये एक्यूज ट्रायल के लिए कोर्ट के सामने जाएगा, रेप वाला, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? दो बातें होती हैं रेप के केस में। देखिए कि एक तो एक्यूज ये कहे, ये प्ली ले एक्यूज कि मैंने इंटरकोर्स ही नहीं किया। पहली प्ली क्या है एक्यूज की? आई डिड नॉट कमिट एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, मैंने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है। तब तो सहमति और विल का क्वेश्चन ही नहीं उठता। सहमति, कंसेंट और विल का क्वेश्चन जब आता है जब एक्यूज ये कहे कि हां सेक्सुअल इंटरकोर्स मैंने किया है, बट विद द कंसेंट ऑफ दिस लेडी और विद द विल ऑफ दिस लेडी किया है। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या एक्चुअल में इस फीमेल की कंसेंट थी या इस फीमेल की विल थी? मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं विल को और कंसेंट को, तो विल प्लस कंसेंट के साथ अगर कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तब वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जब एक्यूज ने ये प्ली किया कि हां मेरा और इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, बट इसकी कंसेंट से हुआ है, अब ये बाद में जाकर उस कंसेंट को कह रही है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, बट उस समय कंसेंट थी, तो वो कहना चाहता है कि ये रेप की कैटेगरी में नहीं। तो यहां पर कंसेंट क्या हुआ? कंसेंट एक फैक्ट एंड इश्यू हो गया। अब जब भी कंसेंट का क्वेश्चन आएगा, कंसेंट का क्वेश्चन रेप केसेस में और किसी में नहीं, कंसेंट का क्वेश्चन केवल और केवल रेप केसेस में। और कंसेंट किसकी? फीमेल प्रोसिक्यूट्रिक्स की, रेप पीड़िता की कंसेंट थी या नहीं थी। इस बात को प्रूव करने के लिए आपने मूवीज में भी खूब देखा होगा और प्रैक्टिस में भी रियली ऐसा होता था, तभी मूवीज बनती हैं कि उस प्रोसिक्यूट्रिक्स से पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। उससे पूछा जाता था कि जब ये एक्ट हो रहा था तब आप लेटी हुई थी या बैठी हुई थी? पता नहीं क्या पूछा जा रहा है। दूसरा, आपके हाथ कहां थे उस समय? आपका चेहरा किधर था उस समय? इवन जब क्रॉस किया जाता है तो वहां पर कुछ लीडिंग क्वेश्चन भी रखने की पावर होती है एक्यूज के काउंसिल के पास, डिफेंस काउंसिल के पास। तो डायरेक्टली कुछ इतने ऐसे घिनौने क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है और कोर्ट्स मना नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं मना कर सकती थी? क्योंकि एक्यूज का राइट है कि वो लीडिंग क्वेश्चन रखकर विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इंपीच करने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ये सेक्शन आप 155 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज की डेट में 158 है, वहां पर भी अमेंडमेंट किया गया। उन्होंने कहा कि हम कंसेंट पर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा नहीं जाना चाहिए, उसको इररिलेवेंट बना देते हैं।
तो यहां जब कंसेंट का क्वेश्चन हो, मैं क्यों इस स्टोरी को थोड़ा लंबा कर रहा हूं कि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि सेक्शन 48 बात किसकी करती है। पहली बात, रेप पीड़िता है यहां पर, जबकि आपने सेक्शन 46 में क्या देखा, पार्टीज हैं। सेक्शन 47 में देखा एक्यूज है, केवल एक्यूज, प्रोसिक्यूशन नहीं है, पार्टी तो वो भी होता है। लेकिन सेक्शन 48 में क्या पार्टी है? सेक्शन 48 में पार्टी नहीं है, करेक्टर पार्टी का नहीं, क्योंकि विटनेस, प्रोसिक्यूट्रिक्स कभी पार्टी नहीं होता है क्रिमिनल केस में, रेप के केस में। रेप पीड़िता है, उसके साथ रेप हुआ है, इवन देन वो पार्टी नहीं होता। पार्टीज केवल एक प्रोसिक्यूशन होता है, एक एक्यूज होता है। यहां पर रेप पीड़िता केवल और केवल एक साक्षी के रूप में होती है, विटनेस के रूप में होती है, गवाह के रूप में। केवल और केवल एक ही विटनेस है, विटनेस है, वो भी गवाह है, और वो भी एक विटनेस रेप पीड़िता है और कोई नहीं है। और रेप पीड़िता का भी दायरा छोटा किया है, रेप पीड़िता के लिए भी इतना छोटा कर दिया है कि जब क्वेश्चन कंसेंट का होगा, अगर कंसेंट का क्वेश्चन नहीं है तब भी सेक्शन 48 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 53 इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। केवल और केवल कंसेंट के मामले में कि कंसेंट थी या नहीं थी, या कंसेंट की क्वालिटी कैसी थी, इस क्वेश्चन, ये मैटर अगर क्वेश्चन में है, देन क्या बात को इररिलेवेंट बनाया गया, शैल नॉट बी रेलेवेंट कहा गया। किस बात को कहा गया कि ऐसे विटनेस का, ऐसी रेप पीड़िता का, क्योंकि एक ही पर्सन है, वो है रेप पीड़िता, तो उसी की बात करेंगे, ऐसे रेप पीड़िता के करेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। क्या वर्ड यूज हुआ है? क्या बैड और क्या गुड करेक्टर वर्ड यूज हुआ है? नहीं, बैड और गुड तो केवल एक्यूज का होता है। विटनेस की बात करेंगे तो केवल करेक्टर वर्ड यूज हुआ है। इट मींस केवल करेक्टर वर्ड से कितनी सेक्शन हो गई? सेक्शन 46, 48 एंड सेक्शन 50। दो 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 प्लस करते चले जाइए, तो 3 सेक्शन है, तीनों में केवल करेक्टर की बात हुई है, लेकिन पर्सन चेंज हो रहे हैं तीनों सेक्शंस में। पहली सेक्शन में करेक्टर है बट पर्सन कंसर्न था, दूसरी सेक्शन में करेक्टर है केवल रेप पीड़िता का, तीसरी सेक्शन में करेक्टर है बट एनी पर्सन का, और वो पर्सन जिसका डैमेजेस डिसाइड करने हैं या जिसको डैमेजेस लेने। तो सेक्शन 48 में केवल करेक्टर है, विटनेस का है, रेप पीड़ित का है, और कहा गया कि ऐसा करेक्टर शैल नॉट बी रेलेवेंट। ऐसा का मतलब रेप पीड़िता का करेक्टर के बारे में एविडेंस नहीं दे सकते हो, किस पॉइंट को डिसाइड करने के लिए? कंसेंट को, सहमति को डिसाइड करने के लिए। दूसरा और क्या नहीं दे सकते? दो बातों पर रोक लगाई है सेक्शन 48। इस 4 से आप इस 8 को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आता है 2। तो दो बातों पर रोक लगाई गई है, एक करेक्टर पर रोक लगाई गई और दूसरा रोक लगाई गई है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इस लेडी का पहले से ही लैंगिक अनुभव है, इस बात के लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है। कोई ये कहे किसी प्रोस्टिट्यूट का, किसी वैश्या का रेप करने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं जी इसकी तो कंसेंट थी, इसके साथ तो मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंट के साथ हुआ है, बट अब ये पता नहीं पैसे के लिए मना कर रही है। वो कहता है कैसे कह सकते हो आप? कह सकता है प्रोस्टिट्यूट है, वैश्या है, ये तो इसका धंधा ही ये है। तो ऐसी एविडेंस के लिए मना किया है। देखिए, एविडेंस के लिए मना किया है का मतलब ना तो ओरल गवाह होगा, ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। तो मैं कुल मिलाकर ये ओवरव्यू इन पांचों सेक्शंस का आपको आज की वीडियो में देना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ओवरव्यू से अब आप क्वेश्चन करके देख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किसी जुडिशरी में करेक्टर से रिलेटेड आए हों, उनको आप कर पाओगे।
बस एक क्वेश्चन रह जाएगा कि कैरेक्टर में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। What does not include in character and what is included in character, तो ये बताता है सेक्शन 50 का एक्सप्लेनेशन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और आप दो वर्ड्स देख लीजिए, डिस्पोजिशन और कंडक्ट। डिस्पोजिशन और कंडक्ट दोनों वर्ड कैरेक्टर में इंक्लूड होंगे। डिस्पोजिशन को आप कह सकते हैं स्वभाव, नेचर। कंडक्ट को आप कह सकते हैं आचरण। स्वभाव आदमी के अंदर होता है और कंडक्ट व्यक्ति के बाहर होता है। जो वो एक्ट कर रहा है बाहर से, उसे देखकर आप कह सकते हैं इसका कंडक्ट ऐसा है। और एक्चुअल में अंदर कुछ और छिपा रखा है, उसमें एक्चुअल में वो कुछ और है, वो उसका डिस्पोजिशन है। जिसे एक्चुअल में कैरेक्टर कहते हैं कि किस कैरेक्टर का व्यक्ति है, तो वो जो उसके अंदर छिपा हुआ व्यक्ति है, छिपा हुआ आदमी है। कहते हैं ना इसके अंदर कुछ और छिपा हुआ है, कहते हैं ना इसके पेट में दाढ़ी है। इट मींस इसके पेट में कुछ छिपा हुआ है। असली व्यक्तित्व इसका बाहर जो दिखाई देता है वो नहीं है। जो बाहर दिखाई देता है इट इज कंडक्ट, जो अंदर छिपा हुआ है इट इज कैरेक्टर और डिस्पोजिशन और नेचर। तो ये सारी बातें कैरेक्टर में शामिल हैं। जब जब कैरेक्टर के लिए एविडेंस देने की बात आए तो इनके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। जहां पर बैड कैरेक्टर प्लस इररिलेवेंट इक्वल टू 49, जहां पर गुड कैरेक्टर प्लस रेलेवेंट इक्वल टू 47, सिविल प्रोसीडिंग्स प्लस कैरेक्टर इक्वल टू प्लस इररिलेवेंट इक्वल टू 46, सिविल मैटर्स प्लस कैरेक्टर और प्लस डैमेजेस इक्वल टू सेक्शन 50। इस तरीके से फॉर्मूले बना लो, उनको याद कर लो। अब वन बाय वन हर सेक्शन को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली या नहीं। कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। और अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए कि पहले 24 घंटे के बाद भी आपको वीडियोस एक्सेस हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं सेक्शन 46 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।